Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, जामरोली। विद्यार्थियों, बे पार्ट के फर्स्ट पेपर के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, हम पूर्व के वीडियोस में एग्जीक्यूटिव क्या है, उसके मीनिंग्स, उनके काइंड्स के बारे में हमने समझा और चर्चा की। आज के इस वीडियो में उसी कंटिन्यूटी में हम टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को समझेंगे, जिसके अंतर्गत डिफरेंट मॉडल्स हमें देखने को मिले, विभिन्न प्रतिमान हमें देखने को मिले। तो फर्स्टली हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्लासिकल इंग्लिश मॉडल, संसदीय शासन का क्लासिकी इंग्लिश प्रतिमान क्या है। इसके अंतर्गत हम बताने का प्रयास करेंगे कि संसदीय कार्यपालिका का जन्म ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में हुआ। तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, भारत, जापान और दक्षिणी अफ्रीका ने भी इस संसदीय व्यवस्था को अपनाया। संसदीय शासन व्यवस्था की यह व्यवस्था ऐसी है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के सदस्यों में से चुनी जाती है और वह उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अंतर्गत हम कई तरह की बातें देखने को मिलती है कि इसमें नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। इन दोनों में अंतर भी होता है। इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में जो भेद होता है, उसमें हम देखेंगे कि जो राज्य का प्रधान है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। इसी तरह हम संसदीय शासन में देखते हैं कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहता है। प्रधानमंत्री को चूँकि वास्तविक प्रशासनिक सत्ता प्राप्त होती है, इस नाते उसे राज्य का वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं, इसमें शासन का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण संसद के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रीगण तभी तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं जबकि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त हो। इस तरह से हमने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये मॉडल कैसे कार्य करता है। सेकेंडली हम बात करते हैं कैबिनेट सिस्टम या कंटेम्प्रेरी इंग्लिश मॉडल, जिसे हम आधुनिक इंग्लिश प्रतिमान कहते हैं। इसके अंतर्गत हम निम्न बातों को देखते हैं, जैसे फर्स्टली कैबिनेट राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका अदा करता है। सेकेंडली इसमें देखते हैं कि समस्त प्रशासनिक कार्य कैबिनेट द्वारा किया जाता है तथा मंत्री प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। थर्डली इसमें देखते हैं हम कि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त विधायी प्रस्तावों को विस्तृत रूप में कैबिनेट के मार्गनिर्देशन में ही तैयार किया जाता है। थर्डली हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, इमर्जिंग इंग्लिश एंड इंडियन मॉडल। जो प्रधानमंत्री शासन है उसका नवीनतम इंग्लिश और भारतीय प्रतिमान जो मॉडल है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शासन के वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान में सबसे आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि संसदीय शासन प्रधानमंत्री शासन में परिवर्तित होता जा रहा है और शक्तियों का केंद्र अब संसद केवल सैद्धांतिक दृष्टि से ही कही जा सकती है। इसी तरह मंत्रिमंडल का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व भी केवल औपचारिक ही रह गया है। अब मंत्रिमंडल और संसद प्रधानमंत्री के हाथों से चलाए जाते हैं और अब शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री बन गया है। इस संबंध में क्रॉसमैन ने भी लिखा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। फोर्थली इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसके अंतर्गत अमेरिकन मॉडल की बात करेंगे हम, अमेरिकी प्रतिमान की। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस मॉडल में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका का एक दूसरे से पृथक्करण तथा हर एक का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सेकेंडली मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति के पूर्ण रूपेण से अधीन रहता है। थर्डली राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति केंद्र का अभाव होना। और फोर्थली कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होने के कारण उनके प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है, प्रत्युत संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी तरह से हम फिफ्थ मॉडल की बात करें, राष्ट्रपति शासन का फ्रेंच मॉडल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फ्रेंच राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र का निर्णायक होता है और यह राष्ट्र का वास्तविक अध्यक्ष, राष्ट्र का प्रतीक और शासन का प्रमुख और राष्ट्रीय पंच के तुल्य बना दिया गया है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का एजेंट सा बना रहता है। इस फ्रेंच राजनीति व्यवस्था के बारे में ब्रोगन का यह कथन उल्लेखनीय है कि वह न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है, न ही अंग्रेजी ढंग का संस्थात्मक संविधान, वह दोनों का मिश्रण है। इस तरह से हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत डिफरेंट तरह के मॉडल्स किस तरह से कार्य करते हैं। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत देखेंगे फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिकाओं के कार्यों के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रशासन के संचालन की बात करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य देश का प्रशासन चलाना है। आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है, जिसके लिए सरकार की स्थापना की जाती है। सेकेंडली हम बात करेंगे कूटनीतिक कार्य। कूटनीतिक कार्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि विदेशों के साथ उचित संबंध स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी कार्यपालिका पर ही होता है और इसके लिए विदेशों में वह अपने दूतावास स्थापित करती है और राजदूत भी नियुक्त करती है और अन्य देशों से आए राजदूतों के साथ भी संबंध बनाए रखते हैं। थर्डली हम इसके अंतर्गत बात करेंगे विधि निर्माण संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत कार्यपालिका विधि निर्माण कार्यों में भाग लेती है और इन कार्यों का क्षेत्र शासन प्रणाली के स्वरूप पर निर्भर करता है। अधिकांश राज्यों में कार्यपालिका को संसद का अधिवेशन बुलाना, उसको स्थगित करना और निम्न सदन को भंग करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत प्राप्त है। फोर्थली हम न्यायिक कार्यों की अगर बात करते हैं तो आधुनिक युग में कार्यपालक विभागों में न्यायिक कार्य को भी धारण कर लिया है। सभी देशों में राज्याध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपराधियों को क्षमा करे, उनकी सज़ा में परिवर्तन कर दे या सज़ा कम कर दे। इसे हम क्षमा का परमाधिकार भी कहते हैं। फिफ्थली हम वित्तीय कार्यों की अगर बात करें, फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें, तो शासन का वार्षिक आय व्यय निर्धारित करने का कार्य भी कार्यपालिका का है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बजट पास करना और आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना आदि विधायिका के कार्य है, परंतु इस दिशा में पहल एवं मार्गदर्शन कार्यपालिका ही करती है। तो इस तरह से हमने एग्जीक्यूटिव के कार्यों को समझा। इसके पश्चात हम एक और बात का अध्ययन करेंगे कि ग्रोथ ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स, कि आधुनिक युग की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों ने कार्यपालिका की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि करती है। इस संबंध में लॉक तथा रूसो ने अपने सामाजिक समझौते में सीमित कार्यपालिका तथा लोकप्रिय कार्यपालिका का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, किंतु यथार्थ में आधुनिक प्रवृत्तियों ने समस्त कार्यपालिकाओं को हॉब्स का यथार्थ अनुयायी बना दिया। इस कारण से मैक्रेडिस ने ठीक ही कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक तत्वों और प्रवृत्तियों ने राजनीतिक कार्यपालिका को शक्ति का प्रधान केंद्र बना दिया है और कार्यपालिका की शक्तियों के केंद्रीकरण के बहुत सारे कारण बताए हैं, जिसमें फर्स्टली हम बात करते हैं केंद्रीकरण की। तो चाहे संघात्मक शासन हो अथवा एकात्मक शासन, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति जोरों पर है। प्रशासन, राजनीतिक दल अथवा सरकार के विभिन्न अंगों को देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न ढांचों का संतुलन केंद्रीकरण की ओर है। सेकेंडली हम इसके अंतर्गत बात करते हैं समाजवाद की। तो आधुनिक युग में दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति समाजवाद तथा लोक कल्याणकारी राज्य का आंदोलन है। प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि राज्य उनके लिए अधिक से अधिक लाभकारी कार्य करे। इसके अंतर्गत बेरोजगारी, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता तथा उच्च जीवन स्तर का अभाव प्रत्येक देश की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निराकरण के लिए बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। थर्डली हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और गृह संकट की। तो वर्तमान युग संकटों का युग है। प्रत्येक देश की समस्याएं पेचीदा और जटिल है। उदाहरण के लिए भारत में बेरोजगारी, कभी अकाल, कभी सूखा, कभी बाढ़ जैसी भयंकर समस्याएं होती है। तो इस तरह से आर्थिक संकट के समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, अमेरिका के संवैधानिक अधिनायकवादी थे,
तो इस तरह से देखते हैं यहाँ पे भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। फोर्थली, हम नेतृत्व की आवश्यकता की अगर बात करें तो राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय गौरव और प्रतिष्ठा का स्रोत होता है और दुर्बल नेतृत्व राष्ट्र की दुर्बल करने के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी ह्रास करता है। अतः कार्यपालिका ही राष्ट्र को सबल नेतृत्व प्रदान कर सकती है। फिफ्थली, हम बात करते हैं राजनीतिक दलों का विकास। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आज प्रत्येक देश में राजनीतिक दलों का विकास हो चुका है। प्रत्येक देश में कार्यपालिका अपने दल के नेता तथा प्रमुख वक्ता होती है। उनका दल उनकी नीतियों और कार्यों का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में लोकमत तैयार करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्यपालिका की शब्दों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो आधुनिक शासन प्रणालियों में समान शक्तियों वाले सरकार के तीनों अंगों का पुराना सिद्धांत अस्वीकार्य समझा जाता है। अतः आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि विधायी प्राधिकार के हास या पतन पर आंसू बहाया जाए, बल्कि यह सोचा जाए कि किस प्रकार कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके ताकि वह निरंकुश आचरण न कर सके। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सरकार के नेक्स्ट एस्पेक्ट को लेंगे। धन्यवाद।